ठीक ठाक हो। कैसे हो? सब ठीक ठाक हो? आवाज आ रही है? क्लियर है? अच्छा जी। हमने लास्ट टाइम जोन सा है, 2 दिन जोन सा है वो डिले हो गया, उसके लिए माजरत। वो क्या था कि ज़रा थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, तो जिसकी वजह से 2 लेक्चर्स नहीं ले पा रहा था, क्योंकि इंग्लिश का बैच को भी 7 चीज़ें देखनी है। तो आज जोन सा है, हमारे जो करंट अफेयर बजट हो गया था, इकोनॉमी हमने डिस्कस कर ली थी, और पंजाब का बजट उसी दिन पेश हुआ था, तो पंजाब के बजट को आज डिस्कस कर लेंगे, उसके बारे में चीज़ें। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने देखनी है आज, वो हमारे पास ये है कि आज अब हम सब लोग जो सा है सुबह से लगे हुए हैं कि FATF से पाकिस्तान बाहर आ गया। तो मैंने जब FATF पढ़ाया था तो मैंने उसमें बताया था कि उसका एक प्रोसेस है पाकिस्तान का FATF से बाहर आने के लिए, ठीक है। उसका ये मतलब नहीं है कि FATF जो सा है आज अभी 8 बजे में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, तो उसमें ये है, आपने उसमें क्या करना है FATF का, पाकिस्तान आज अगर बाहर अभी ऑफिशियली आएगा भी, तो अभी 8 बजे मेरे ख्याल में FATF की ऑफिशियली जो सा है वो प्रेस रिलीज जारी होनी है। और उसका भी एक प्रोसेस है कि पाकिस्तान आज FATF से में भी बाहर ना आए, वो ये है कि वो पहले मॉनिटर करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने लास्ट मंथ आपको बताया था कि जो हाफिज सईद, उनका क्या है, पहले उन्होंने कवानीन बनवाए हैं, उसके बाद उन्होंने उनके ऊपर इंप्लीमेंटेशन करवानी है। तो इंप्लीमेंटेशन लास्ट मंथ हुई, जब मैंने आपको बताया कि हाफिज सईद जो सा है, जो टेररिस्ट है, जिसको UN ने डेजिग्नेट किया हुआ है, उसको 33 साल की जेल हुई। तो उसके बाद जो है पाकिस्तान के चांसेस बढ़ गए हैं बाहर आने से, कि FATF से बाहर आ सकता है, लेकिन वो भी ये है कि पहले उनकी एक टीम आएगी और उसके बाद जो हो सकता है कि पाकिस्तान बाहर आए। जहां अभी पता लग जाएगा, मे बी वो अनाउंस भी कर दें, मे बी वो सिर्फ ये अनाउंस करें कि टीम आएगी हमारी, वो जांचेगी, फिर पाकिस्तान जो है अगले मंथ या अगस्त के अंदर बाहर आएगा, ठीक है। तो ये चीजें जो सी हैं, ये थोड़ी सी आप लोगों ने ध्यान से रखनी है। अगर पाकिस्तान बाहर आ भी जाता है, तो फिर जो नेक्स्ट हमारा होगा 15 दिन के बाद, जून के बाकी करंट अफेयर्स, हम उसके अंदर क्या है इसको डिस्कस कर लेंगे। अब हम चलते हैं, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो हम जो सा है पंजाब का बजट देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पंजाब का बजट देख लेते हैं। तो पंजाब के बजट की हम बात करें, हमने पाकिस्तान का बजट तो ओवरऑल फेडरल तो देख लिया था, 9.5 ट्रिलियन का, उसमें हमने सारी चीजें भी देख ली थी। तो पंजाब का जो बजट है, वो पेज तो वैसे 13 को या 14 को होना था, लेकिन वहां मसले चलते रहे, तो आखिरकार जो सा है 15 जून को पंजाब का बजट पेश हुआ। 15 जून को क्या हुआ, पंजाब का जो सा है वो बजट जो है वो पेश हुआ है 15 जून को आपका। अब 15 जून को जो पंजाब का बजट पेश हुआ, ये आपका जो सा है इसका टोटल कितना वर्थ थी, ये लाजमी है, ये आप लोगों से पूछा जाएगा कितने वर्थ की इसकी थी। तो ये है 3.2 ट्रिलियन का, 3.2 रुपीस ट्रिलियन, 3.2 ट्रिलियन का जो सा है ये बजट आपका पंजाब का पेश हुआ। और इसके अंदर जो सा है 3.2 ट्रिलियन में, अब इन्होंने जो रेवेन्यू का एस्टीमेट लगाया कि हुकूमत के पास 3.2, ये है 226, ठीक है। और जो इन्होंने कहा हम रेवेन्यू हमें मिलेगा, वो इनके रेवेन्यू का हिसाब कितना है, वो भी है 3.26 ट्रिलियन। 3.2 नहीं, सिर्फ 2 कर लो, 3.2 ट्रिलियन, वो इन्होंने कहा है हमारे पास रेवेन्यू जनरेट होगा। ये सारी टर्म्स वगैरह जो सी हैं, ये पहले मैं लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूं, अगर किसी ने नहीं देखा तो वहां देख ले। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बजट डेफिसिट नहीं है, यहाँ क्या है, बजट सरप्लस है। बजट क्या है, सरप्लस है। और जो बजट सरप्लस है हमारे पास, वो कितना है, वो आपके पास 125 बिलियन है। तो अगर पंजाब का पूछे कि पंजाब जो सा है वहां बजट सरप्लस है या बजट डेफिसिट है, तो पंजाब का जो सा है वो क्या है, पंजाब में 125 का सरप्लस है, 125 बिलियन का। अब रेवेन्यू जो सा है वो 3.2 कैसे आएगा, वो पहले मैं आपको NFC का भी बता चुका हूं कि हमारे पास क्या है, अप्रोक्सीमेटली जो पंजाब का एस्टीमेट है वो ये है कि अप्रोक्सीमेटली 2 ट्रिलियन रुपीस जो से हैं रेवेन्यू के अंदर, इस रेवेन्यू के अंदर 2 ट्रिलियन जो से हैं वो क्या है,
वो आपको एनएफसी के थ्रू जो उनसे हैं, वो जो एनएफसी अवार्ड होते हैं जो फेडरल के थ्रू आएंगे, वो आएंगे 2 ट्रिलियन रुपीस। उसके अलावा कुछ इनके अपने टैक्सेस होंगे, कुछ इनको फॉरेन एड जो असिस्टेंस होती है वो मिलती है, तो वो सब कुछ मिला मिलू के 3.2 ट्रिलियन इनका रेवेन्यू होगा, और जिसकी वजह से इन्होंने 3.2 ट्रिलियन इनका रेवेन्यू है, और एक्सपेंडिचर्स इन्होंने जो उसमें लगाए हैं वो लगाए हैं 3.1 ट्रिलियन। ये है रेवेन्यू। और जो खर्चा है इनका, जिसे एक्सपेंडिचर्स कहते हैं, एक्सपेंडिचर्स, वो कितने होंगे इसके 3.1 ट्रिलियन। तो जिसकी वजह से बजट का डेफिसिट नहीं है, बजट कितना है, सरप्लस में है। 3.1 एक्सपेंडिचर्स हैं और पूरा बजट कितना है 3.2 का, तो जिसकी वजह से 125 बिलियन जो हैं वो क्या है, सरप्लस है पंजाब के पास। अच्छा, यहाँ जो इन्होंने एलोकेशन की है वो 3-4 जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, हम बस वही देख लेते हैं। एक जैसे पीएसडीपी होता है, तो पंजाब में क्या होता है, उसको कहते हैं एडीपी, एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एडीबी, ठीक है, एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो उसके लिए जो तरक्याती बजट है उसके लिए 385 बिलियन रुपीस रखे गए हैं, 385 बिलियन रुपीस के लिए रखे गए हैं। और उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों से पूछा जा सकता है कि 35%, ये 685 का 35% किसके लिए रखा गया है, फॉर साउथ पंजाब के लिए 35% जो सा है तरक्याती बजट का हिस्सा रखा गया है इस दफा। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि जो तरक्याती बजट है आपका पंजाब का, उसमें साउथ पंजाब को कितना कोटा रखा गया है। तो तरक्याती फंड का 35% जो सा है, 35% जो सा है वो आपका कहाँ खर्च होगा, 35% जो सा है वो आपका खर्च होगा जी साउथ पंजाब के ऊपर। उसके बाद जो सा अगर हम बात करें तो हमारे पास जो हेल्थ के लिए बजट रखा गया है पंजाब का, हेल्थ के लिए 470 बिलियन रुपीस रखे गए हैं, 470 रुपए, ठीक है, 470 बिलियन रुपीस। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन के लिए 485 बिलियन रुपीस रखे गए हैं, 485 बिलियन रुपीस एजुकेशन के लिए रखे गए हैं। और उसके बाद जो सा है, ये बस एजुकेशन और ये हमारे पास हेल्थ ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो लास्ट एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कि आप लोगों से पूछी जा सकती है और जाएगी भी, खासतौर पे अगर कोई आप लेबर वगैरह का या इस तरह का डिपार्टमेंट का टेस्ट देने जा रहे हैं, तो जो मिनिमम वेज होती है मजदूर की, वो लास्ट ईयर 20,000 थी। वो कितनी थी लास्ट ईयर, 20,000। तो मिनिमम वेज जो सी है उसको बढ़ाकर, मिनिमम वेज वो बढ़ाकर पंजाब ने कितनी कर दी है इस दफा, 25,000 रुपया, 25,000। तो ये लाजमी आप लोगों से पूछा जाएगा, 25,000 रुपया जो है पंजाब की मिनिमम वेज है। सिंध में भी अब 25,000 हो गई है, और फेडरल में भी। तो पंजाब में क्या है, पंजाब ने 25, लास्ट टाइम 20,000 था, तो उसको 20,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 25,000 जो है वो मिनिमम वेज जो है वो कर दिया है। तो ये जो है आपने पंजाब के बजट के हवाले से यही पूछा जा सकता है आप लोगों से, मिनिमम वेज, हेल्थ का बजट, एजुकेशन का ये पूछा गया था, और ये दूसरा आपका एडीपी, और इसमें पंजाब का, और टोटल साउथ पंजाब का कितना कोटा है। और उसके बाद जो सा आपसे क्या पूछा जा सकता है कि टोटल कितना है, 3.226 ट्रिलियन का जो सा है वो आपका क्या है, वो आपका पंजाब का ओवरऑल बजट है, जो कि पेश हुआ है 15 जून। अब हम आते हैं हमारे बाकी जो अभी तक 15 दिन जो कार्रवाई हमारी करंट अफेयर्स की रहती है, उसमें हमारे पास क्या हिसाब किताब है। तो उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले, बल्कि एक आज का मैंने शुरू वहां से ही करवाना है, एशिया कप मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था, आप लोगों को याद होगा एशिया कप के बारे में, ठीक है। एशिया कप के बारे में लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ना कि हॉकी का मेंस एशिया कप जो है वो चल रहा है 2022 का, हॉकी का मेंस एशिया हॉकी कप जो चल रहा है इंडोनेशिया के अंदर, ठीक है। कहाँ चल रहा है, इंडोनेशिया के अंदर। मैंने लास्ट मंथ ही आप लोगों को लिखवाया था। तो उसमें क्या हुआ है, उसमें यह हुआ है कि आपका जो सा है हॉकी का जो सा एशिया कप था, हॉकी एशिया कप लिख लेना, मैं सिर्फ हॉकी लिख रहा हूं, साउथ कोरिया ने जीत लिया। विनर कौन है, साउथ कोरिया, और हराया किसको है, मलेशिया को। मलेशिया जो सा है वो क्या है, वो रनर अप, ठीक है, वो क्या है, रनर अप है। मलेशिया जो सा है वो क्या है, मलेशिया जो सा है वो रनर अप है, वो हारा है लूजर फाइनल में। और साउथ कोरिया जो सा है मेन एशियन जो चैंपियनशिप है वो क्या है, वो जो सा है क्या है, वो हमारे पास जो सा है विनर है। जीडीपी और पर कैपिटा, ये सारी चीजें जो सी हैं ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन कर दी थी। अगर किसी ने नहीं सुना तो दोबारा वो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, आप उस लास्ट लेक्चर को देख सकते हो, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान को। तो साउथ कोरिया जो सा है, जो एशियन मैन कप जो आपका हो रहा है, जो कि कहाँ हो रहा है, इंडोनेशिया, ये भी पूछा जाएगा आप लोगों से, और ये मैंने लिखवाया हुआ है। तो वो जो सा है किसने, साउथ कोरिया ने जीता है। और आज के हवाले से स्पोर्ट्स, एक स्पोर्ट का ये चीज हो गई। आज के हवाले से जो रिकॉर्ड बना है, कितना है, 498 रन बनाए हैं ओडीआई के अंदर, वनडे इंटरनेशनल के अंदर, किसने, इंग्लैंड ने। तो सबसे हाईएस्ट रन्स हैं एक वनडे मैच के अंदर। सबसे ज्यादा पूछा जाएगा आप लोगों से कि वनडे के अंदर, वनडे इंटरनेशनल जो कि 50 ओवर्स का मैच होता है, उसमें कौन सी टीम के सबसे हाईएस्ट स्कोर है। पहले भी इंग्लैंड का था, 481 था, पहले भी इंग्लैंड का था, वो था 481।
अब क्या है, दोबारा इंग्लैंड ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है, आज का है, अभी थोड़ी अभी मैच आई थिंक कंटिन्यू कर रहा है, तो उसमें क्या है 498 रन बनाए हैं, सबसे हाईएस्ट है ये इंग्लैंड का। और ये किसके खिलाफ बनाए हैं? अभी नेदरलैंड के खिलाफ, नेदरलैंड के खिलाफ अभी मैच जारी है, तो उसके खिलाफ अब आपसे पूछे ओडीआई के अंदर, तो आपने याद रखना है कि इंग्लैंड जोन सा है उसका क्या है, सबसे हाईएस्ट जोन सा है वो क्या है, रन स्कोर है ओडीआई के अंदर। थर्ड स्पोर्ट्स की बात करें, वो हुआ तो बाद में है, लेकिन अभी डिस्कस कर रहे हैं, वो है फ्रेंच ओपन। एक तो फ्रेंच ओपन आपका क्या है, ये टेनिस का टूर्नामेंट होता है, ठीक है, टेनिस का टूर्नामेंट होता है, और टेनिस के 4 बड़े टूर्नामेंट होते हैं। एक आपका पहले हो चुका है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन, फिर उसके बाद आपका विंबलडन होगा, और फिर आपका क्या है, उसको लास्ट होता है यूएस ओपन। ये चारों जोन सा है, ये चारों जो जीता है वो क्या होता है, उसके टाइटल को क्या कहते हैं, ग्रैंड स्लैम। वो क्या होता है आपका ग्रैंड स्लैम, ये पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ग्रैंड स्लैम। अगर इन चारों में से कोई भी एक जीतेगा, अगर फ्रेंच ओपन जीतेगा तो हम कहेंगे उसने एक ग्रैंड स्लैम और जीत लिया, विंबलडन जीतेगा तो हम कहेंगे इसने ग्रैंड स्लैम एक और जीत लिया, ठीक है। तो ये 4 जो मेन इवेंट्स होते हैं बड़े बड़े, यूएस ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन, इन चारों को क्या कहा जाता है, ग्रैंड स्लैम। तो ये जो अभी फ्रेंच ओपन हुआ है, फ्रेंच ओपन, ठीक है, ये किसने जीता है, राफेल नडाल ने। और आपको याद होगा मैंने पहले आप लोगों को लिखवाया था कि जो अभी ऑस्ट्रेलियन हुआ था, ऑस्ट्रेलियन ओपन, वो भी क्या है, राफेल नडाल ने जीता था। और राफेल नडाल का ताल्लुक कहां से है, स्पेन से ताल्लुक है इनका। ये भी पूछा जा चुका है सवाल कि राफेल नडाल किसके प्लेयर हैं, टेनिस के प्लेयर हैं, ताल्लुक कहां से है, स्पेन से है। और ये ऑलरेडी मैं लिखवा चुका हूं, ये दोबारा आप लोगों का क्या है, रिपीट हो जाएगा, ठीक हो गया। इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेना भी मैच कहां हो रहा है, मेरे ख्याल में नेदरलैंड के अंदर ही हो रहा होगा या इंग्लैंड के अंदर हो रहा होगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, देख लेना इसको, मैंने देखा नहीं है कि ये मैच कहां हो रहा है इंग्लैंड और नेदरलैंड का। अच्छा अच्छा, राफेल नडाल जो सा है, इसका स्पेन से ताल्लुक है, इसने क्या है, फ्रेंच ओपन जीता है 14th दफा। तो फ्रेंच ओपन जीतने के बाद ये मैंने क्या बताया था, ग्रैंड स्लैम। तो पहले क्या था, 3 मेन प्लेयर हैं, एक जोकोविच, पहले लिखवा चुका हूं, राफेल नडाल और रॉजर फेडरल। तो ये क्या है, पहले ये था, अब राफेल नडाल के पास टोटल ग्रैंड स्लैम कितने हो गए, 22 ग्रैंड स्लैम जीत चुका है ये टाइटल। ग्रैंड स्लैम का भी पूछा भी जाए कि ग्रैंड स्लैम का किससे ताल्लुक है, तो ग्रैंड स्लैम का ताल्लुक है टेनिस से। तो ग्रैंड स्लैम में कौन कौन से 4 आते हैं, एक आपका फ्रेंच ओपन आता है, एक आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन आता है, उसके बाद यूएस ओपन आता है और विंबलडन आता है। तो इन चारों में से अगर कोई भी, अगर लेट्स सपोज कोई विंबलडन, अब ये 2 इवेंट्स हो चुके हैं, एक विंबलडन रहता है और एक यूएस ओपन रहता है। अगर राफेल नडाल वो दोनों जीतता है तो इसके ग्रैंड स्लैम कितने हो जाएंगे, टाइटल 24 हो जाएंगे। और इसके बाद जोन सा है 20 और 20 दोनों जोन से हैं जोकोविच के, जोको जोकोविच के भी 20 हैं, और रॉजर फेडरर जोन सा है उसके भी क्या है, 20 हैं। तो अभी पूछा जाए कि सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम किसने जीते हुए हैं, तो वो आपका स्पेन से ताल्लुक है, राफेल नडाल का। वो क्या है, राफेल नडाल का। और इसके बारे में डिटेल से हम जोन सा है वो पहले डिस्कशन जोन सा कर चुके हैं। तो ये अभी अगर पूछा जाए, अब इस साल के अंदर दोबारा लिख लो, अगर किसी ने पुराना लेक्चर नहीं सुना तो दोबारा लिख लो कि 2 इवेंट्स हुए हैं टेनिस के जिन्हें हम ग्रैंड स्लैम कहते हैं। एक ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है और दूसरा क्या है, फ्रेंच ओपन। और इन दोनों को किसने जीता है, दोनों को राफेल नडाल ने जीता है, जिसकी वजह से इसके अब 22 ग्रैंड स्लैम हो गए। पहले इन दोनों, पहले इसके भी कितने थे, 20 ही थे। तो अब क्या है, 22 जो 22 हो गए हैं, और बाकी जो 2 मेन इंपॉर्टेंट इनके प्लेयर्स हैं वो क्या है, वो अभी 20-20 पे रुके हुए हैं। इसके बाद अगर हम यहां से थोड़ा सा आगे जाएं तो हमारे पास जो सा है, एक मुल्क है साउथ अफ्रीका का, उसको कहते हैं सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कार, ठीक है। इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको खुद बनानी पड़ेगी, अगर हिम्मत है, अगर हिम्मत है तो बना लो, वरना सॉफ्ट कॉपी इसकी नहीं मिल सकती, लाइव लेक्चर है, खुद ही आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। अच्छा जी, तो एक आपके पास मुल्क है, उसका क्या नाम है, कार, अफ्रीकन कंट्री है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो इसने अभी रिसेंटली क्या किया है, इसने एंड की है कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट। तो ये पूछा जा सकता है आप लोगों से, कैपिटल पनिशमेंट क्या होती है, कैपिटल पनिशमेंट जो सी है आपकी डेथ पेनल्टी जिसे कहा जाता है, जिसमें आपकी जान जो सी है, डेथ पेनल्टी जिसे कहा जाता है, सजाए मौत, उसको क्या कहा जाता है, कैपिटल पनिशमेंट। तो कैपिटल पनिशमेंट वैसे भी इंग्लिश में सवाल पूछ लिया जाता है। तो ये कौन सा भी रिसेंटली मुल्क जिसने इसको खत्म किया है, वो कार है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो सा है आपका, उसने जो सा है इसको क्या किया है, खत्म किया, कार ने, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास जो सा है, एक जो आपको पता है यूक्रेन 24 फरवरी से जंग चल रही है यूक्रेन की और रशिया की। तो उसमें क्या है हमारे पास, हिमार्स। ये हिमार्स एक सिस्टम है, मिसाइल सिस्टम। ये यूएसए ने दिया है यूक्रेन को। ये किसने दिया है, यूएसए ने ये दिया है यूक्रेन को।
और ये इसका मतलब ये क्या है आपका, अगर पूछ लिया जाए तो ये रॉकेट सिस्टम है। ये क्या है आपका? रॉकेट सिस्टम है। इसका पूरे का मतलब क्या है? इसका पूरे का मतलब है हाईली मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। तो अगर ये पूछा जाए एक, तो इसका नाम लिख के आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि हिमार्स क्या है। हिमार्स क्या है? तो याद रखना ये है एक रॉकेट सिस्टम। रॉकेट सिस्टम हिमार्स क्या है? ये है आपका रॉकेट सिस्टम। और ये किसने किसको दिया है? क्योंकि जंग चल रही है तो यूएसए ने इसको यूक्रेन को क्या दिया है? यूक्रेन को दिया है कि भाईजान आप अपना जो सा इससे डिफेंस वगैरह करो, जो अपने हिसाब किताब करना है तो आप कर लो। तो इसके बारे में ये एक, तो इसका मतलब ये है क्या? डिफेंस सिस्टम नहीं है, ये रॉकेट सिस्टम है। और यूएसए ने किसको दिया है? ये यूक्रेन को जो सा है वो दिया है। तो ये भी आप लोगों ने इसको क्या रखना है? याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो बाकी जो सा है हमारे पास डीलिमिटेशन हुई है। डीलिमिटेशन, ठीक है। डीलिमिटेशन, डीलिमिटेशन क्या होती है आपकी? डीलिमिटेशन में ये होता है कि आपकी पॉपुलेशन के ऊपर दोबारा जो सा, क्योंकि आपका जो सेंसस है हमेशा हर 10 साल बाद आपकी मर्दमशुमारी होती है, तो उसके रिजल्ट अभी 2021 में पब्लिश किए गए थे। तो उसके हवाले से जो आपकी सीट्स होती हैं उनको रीएडजस्ट किया जाता है। उनको क्या किया जाता है? रीएडजस्ट किया जाता है। इसको डीलिमिटेशन कहते हैं और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करता है। तो नेशनल असेंबली के अंदर 6 सीटें जो सी हैं वो कम हो गई हैं। 6 सीट्स जो सी हैं वो क्या हो गई हैं? अभी कम हो गई हैं, डिक्रीजेस, ठीक है। तो पहले 272 थी, तो अब कितनी हो गई हैं? 266। 272 से कितनी हो गई हैं? 266 जोन सी हैं वो हो गई हैं। और किस बेस पे हुई हैं? पॉपुलेशन की बेस पे हमेशा आपकी ये होती हैं। तो जिसकी वजह से ये क्या हुआ है आपका? 266 हो गई हैं। विमेन कोटा वैसे का वैसा ही रहा है, मैं पहले बता चुका हूं। 60 होती हैं विमेन कोटे की सीटें, वो वैसे ही है। माइनॉरिटी की 10 होती हैं, उसको भी नहीं कोई मसला हुआ, क्योंकि वो आपकी क्या होती हैं? वो आपकी उनके ऊपर डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन जिनके ऊपर डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन होता है। तो पॉपुलेशन की बेसिस के ऊपर जो है वो सीटें जो सी हैं वो कम की गई हैं। क्या किया गई हैं? सीटें जो सी हैं वो कम की गई। और ये जोन सा है, अगर मैं देख, अब इसमें क्या हुआ है? अब 266 है। इसमें अगर हम हर सूबे वाइज देख लेंगे, अब किस सूबे के पास कितनी है? पंजाब, सिंध, केपी और बलूचिस्तान। तो पंजाब की अब इसमें कितनी सीटें हैं? पंजाब की अगर हम देखें तो 141 सीट्स हो गई हैं। 141। क्या कहते हैं, सिंध है हमारे पास 61, केपी की 45 और बलूचिस्तान की 16। और बाकी हमारे पास 3 सीटें बच जाती हैं। वो क्या होती हैं? इस्लामाबाद के, जिसे क्या कहते हैं? फेडरल टेरिटरी इस्लामाबाद, आईएसबी, उसकी 3 सीट्स होती हैं। फेडरल टेरिटरी या उसे क्या कहते हैं हम? वो क्या कहते हैं आपका? कैपिटल टेरिटरी, उसकी 3 सीटें होती हैं। तो इस तरह हमारी जो सी अब 6 सीटें कम हुई हैं। अब अगर कोई आपसे पूछेगा तो अगर दोबारा भी शायद हो सकता है, दोबारा मर्दमशुमारी भी होनी है, तो उसमें अगर कोई चेंजिंग हुई तो वो एक डिफरेंट चीज है। वरना अभी जो सी है, अब जब नया इलेक्शन होगा तो 266 सीट्स के ऊपर क्या है? वो इलेक्शन होगा, ठीक है। और ये पॉपुलेशन का क्राइटेरिया होता है कि कितनी पॉपुलेशन को जो सा है वो सीट हर सूबे का डिफरेंट है। जैसे पंजाब की अगर मैं बात करूं तो 7 करोड़ कह रहा हूं, 7,80,000, 7,80,000 200 समथिंग है। 7,80,000 की पॉपुलेशन जब होती है तो उसके ऊपर एक सीट अलॉट की जाती है। 7,80,000 के ऊपर, ठीक है। 7,80,000 पंजाब का आपको पता होना चाहिए। इसी तरह 7 लाख क्या कहते हैं, मेरे ख्याल में अब क्योंकि केपी का वो फाटा मर्ज हो गया, तो केपी की जोन सी है वो 7,88,000 समथिंग होगी, ठीक है। तो ये आपको एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है। 983 है केपी की। और पंजाब की कितनी है जिसके ऊपर वो एक सीट अनाउंस की जाती है? वो है 7,80,096। तो इतनी पॉपुलेशन होगी तो एक आपकी पंजाब की क्या है? सीट बनेगी। और केपी की क्या है? क्योंकि फाटा का मर्जर हो गया 2018 के बाद, तो उसमें क्या है? 7 लाख और 88,000। तो ये दोनों जरा थोड़ा सा आपको इनका भी आइडिया होना चाहिए कि कितनी पॉपुलेशन, मतलब अबव पंजाब और केपी में क्या है? अबव 7 लाख जोन सा है वो होगी आपकी पॉपुलेशन, तो फिर उसके ऊपर आपको एक सीट जोन सी है वो अलॉट की जाती है। तो ये सारी डीलिमिटेशन वगैरह ये सारी चीजें वहां होती। केपी केपी की कम हुई। अच्छा जी। उसके बाद अगर हम यहाँ से आगे चलें तो एक आपने देखा होगा मुकदमा बड़ा फेमस चल रहा था। तो अब जिस तरह के पीपीएससी सवाल पूछ रहा है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को नाम पता होगा उनका, एक जॉनी डेप, तो इनका पूछा जा सकता है। एक जॉनी डेप और उसकी एक बीवी थी एम्बर हर्ड, दोनों एक्टर्स हैं, तो इनके बारे में पूछा जा सकता है कि ये कौन थे। तो ये आपके एक्टर्स थे। तो यूएस के अंदर ये मुकदमा चल रहा था। और यूएस जोन सा, यूएस की ज्यूरी ने क्या किया? एक दूसरे के ऊपर डिफेमेशन जोन सा होता है, मतलब ये पहले इनका मुकदमा काफी पुराना है कि एम्बर हर्ड ने केस किया था कि उसका जो हस्बैंड है वो उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस करता है। उसने कहा कि मेरी बीवी जोन सी है वो भी मेरे पे डोमेस्टिक वायलेंस करती थी। तो इस तरह की इनकी भी सेटलमेंट हो गई थी। तो ये दोनों क्या है? एक्टर्स हैं। एक एक्टर्स, दोनों एक्टर्स हैं और इनकी तलाक हुई थी। और आजकल इनका डिफेमेशन का केस चल रहा था यूएस की ज्यूरी के अंदर। और ये जोन सा है
लास्ट सेंसस 2017 में हुआ है, 2017 के अंदर हुआ है, हर 10 साल बाद होता है सेंसस, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में, दोनों क्या है, एक्टर्स हैं, और इनका रिसेंटली न्यूज में था, तो मैंने कहा चले आप लोगों को हल्का सा इनका भी आइडिया होना चाहिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, तुर्की का आपको पता है, तुर्की ने अपना नाम चेंज किया ऑफिशियली। तो अब तुर्की, अब किस तरह, हम तुर्की नहीं कहेंगे उसको, क्या कहेंगे, तुर्की, KIY। तो इसके स्पेलिंग याद रखना है, और तो कुछ नहीं पूछे जा सकता आप लोगों से, ये स्पेलिंग लाजमी पूछे जा सकते हैं कि उनका जो नया नाम उन्होंने अपना चेंज किया है, उन्होंने कहा है कि हमारा जौन सा है अब हमें इसी नाम से ऑफिशियली, यूनाइटेड नेशन ने भी इसको तस्लीम कर लिया है। तो तुर्की का नया नाम क्या है, तुर्की है, ठीक है। तो अब हम तुर्की नहीं कभी भी कहेंगे, अभी आहिस्ता आहिस्ता हमारी जुबानों पे चढ़ते टाइम लगेगा, लेकिन आप देखोगे मोस्टली न्यूज़पेपर्स के अंदर और डिफरेंट जो पब्लिकेशंस हैं उनके अंदर क्या है, तुर्की को अब क्या है, तुर्की ही लिखा जाता है, तुर्की, ठीक है। तो ये जौन सा है ऑफिशियली, आपने भी इसके स्पेलिंग्स पे ध्यान रखना है, मे बी पेपर में ये नाम पूछा जाए इसमें ऊपर नीचे करके कि ये क्या है, या इसको आई को ई कर दिया जाए, कोई इस तरह से करके आखिर वाला ई उड़ा दिया जाए, तो इसका नाम जौन सा आप लोगों से पूछा जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें, तो मैंने आप लोगों को बताया था अप्रैल के अंदर के यमन की जौन सी है वो क्या है, यमन के अंदर हुसी बागी वगैरह ये सारे लड़ रहे हैं। तो उसमें क्या है, 2 अप्रैल को क्या हुआ था, उनकी ट्रूस हुई थी, उनकी एक जंग बंदी हुई थी, उनकी क्या हुई थी, जंग बंदी हुई थी। तो उस जंग बंदी के अंदर क्या है, उस जंग बंदी के अंदर यमन की जौन सी जंग बंदी ट्रूस हुई थी, यमन ट्रूस, उसके अंदर 2 महीने की क्या हुई है, 2 मंथ एक्सटेंशन, 2 मंथ और एक्सटेंशन हो गई है। तो ये भी पूछा जा सकता है, दोबारा आपका वो भी रिपीट हो गया कि यमन ट्रूस जौन सी है, जो यमन की सीज, वो क्या कहते हैं, जंग बंदी हुई है, वो कब हुई थी, 2 अप्रैल को हुई थी, ठीक है, 2 अप्रैल को। तो उसमें क्या हुआ है, 2 महीने की और एक्सटेंशन हो गई है। और यहाँ साथ एक और चीज याद रख लें, यूएन का स्पेशल एनवॉय है, जैसे पाकिस्तान के लिए भी उनका है थॉमस वेस्ट, इसी तरह यूएन का स्पेशल एनवॉय है यमन के लिए भी। उसका क्या नाम है, उसका नाम ही लिख लें, हैंस ग्रूनबर्ग, ग्रूनबर्ग, ठीक है। जैसे पहले उनका पाकिस्तान के लिए, अफगानिस्तान के लिए जल्मे खलीलजाद होता था, फिर उसको बदल के थॉमस वेस्ट कर दिया उन्होंने हमारे लिए। इसी तरह यमन के लिए यूएस का एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है, उसका क्या नाम है, हैंस ग्रूनबर्ग, BERG, ग्रूनबर्ग, हैंस ग्रूनबर्ग। ये कौन है, यूएस के स्पेशल इन्वाय हैं फॉर यमन, फॉर यमन। तो इनका नाम भी आजकल हर जगह न्यूज़पेपर्स में आ रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों से क्या है, पूछा जा सकता है। उसके बाद आपके पास जौन सी है, एक आपका इदारा है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, मैंने आपको पढ़ाया है, उसका नाम है OECD, ठीक है, OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस के अंदर, और 1961 के अंदर OECD जौन सा है ये आपका इदारा बना था। तो ये डेवलपमेंट वगैरह ये सारी चीजें देखता है। तो इसने एक रिपोर्ट शाया की है, इसने एक रिपोर्ट शाया की है, उसमें इसने ये कहा है कि जो ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट है, इसने क्या कहा है, प्लास्टिक वेस्ट, जो ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका ट्रिपल हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा बाय 2060। 2007 तक पूरी दुनिया का जो कचरा है प्लास्टिक का, प्लास्टिक बैग्स हो गए आपके, प्लास्टिक का जितना भी कचरा है शॉप, जिसमें इसमें जितनी चीजें आती हैं, वो आपकी कितनी हो जाएंगी, वो आपकी 2060 के अंदर ट्रिपल हो जाएंगी। जो आज के दौर में है, जितना कचरा, जितना गंदगी है, तो वो आपकी कितनी हो जाएंगी, ये आपकी 2060 के अंदर ट्रिपल हो जाएंगी। तो ये पूछा जा सकता है, क्योंकि पहले भी ये इस तरह का पूछा जाता है। एक तो ये लाइन दे देंगे आपको पूरी कि प्लास्टिक वेस्ट, ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट विल बी ट्रिपल बाय 260। तो ये रिपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने शाया की है, इस तरह के सवाल पीपीएससी पूछ रहा है बहुत ज्यादा, तो आपने याद रखना है OECD, ठीक है, OECD, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, और पेरिस में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। और यहाँ एक साथ और जनरल नॉलेज का सवाल लिख लो कि प्लास्टिक के बारे में ये पूछा जाता है कि प्लास्टिक सबसे पहले जौन सा किस मुल्क ने बैन किया था। तो याद रखिएगा, सबसे पहले प्लास्टिक जो बैग्स हैं वो आपका बांग्लादेश जौन सा मुल्क है, बांग्लादेश, बांग्लादेश जौन सा, इसने मेरे ख्याल में 2005 या 2006 के अंदर जौन सा है वो क्या किया था, उसने बैन कर दिया था, ऐसे ही है। ठीक है, तो बांग्लादेश जौन सा है, बांग्लादेश ने क्या किया था आपका, बांग्लादेश जौन सा है, इसने सबसे पहले जौन सा है आपका 2002 के अंदर, 2002 के अंदर जौन सा है अप्रोक्सीमेटली, मेरे ख्याल में, इसको दोबारा कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है, 2002 के अंदर जौन सा है बांग्लादेश ने प्लास्टिक को सबसे पहले बैन किया था। तो ये आपका जनरल नॉलेज का सवाल जौन सा है पूछा जा सकता है। अच्छा, उसके बाद यहां से जरा आगे चलें तो पाकिस्तान की तरफ हम आते हैं। तो पाकिस्तान की एक एजेंसी है ISI, ठीक है, 1948 में ये बनी थी ISI। तो उसको क्या किया गया है, उसको SVA का दर्जा दिया गया है, SVA,
SVA क्या है जी? स्पेशल वेटिंग एजेंसी, स्पेशल वेटिंग एजेंसी। अब स्पेशल एजेंसी कौन? ISI, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। ISI का क्या मतलब है? इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। ISI इंटर सर्विस इंटेलिजेंस 1948 में पाकिस्तान की एजेंसी बनी। तो ISI जो सी है इसको SVA का दर्जा दिया गया है। अब स्पेशल वेटिंग एजेंसी क्या, वेटिंग क्या होती है? इवेल्युएशन करना। तो आपके जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने ऑफिसर्स हैं, ये जो आते हैं, तो इनका बैकग्राउंड जब चेक किया जाता है तो उसका इख्तियार किस, SVA का क्या मतलब है कि उन ISI को, पहले ये IB जो पाकिस्तान की सबसे ओल्डेस्ट एजेंसी है, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसको जो सा है उसको पहले ये इख्तियार था। अब क्या है, उससे इख्तियार लेकर ISI जो पाकिस्तान की मिलिट्री की एजेंसी है, उसको ये इख्तियार दिया गया है कि अब वो क्या करेगी, वो इवेल्युएशन किया करेगी आपके जो जितने ऑफिसर्स आते हैं, जितने ब्यूरोक्रेट्स आते हैं। ठीक हो गया? तो ISI जो सी है ये आपकी क्या है, इसका पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान ने रिसेंटली स्पेशल वेटिंग एजेंसी का इख्तियार किसको दिया है? तो ये जो अभी हमारे 23rd प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने IB से ये इख्तियार लेकर हमारी जो सी दूसरी एजेंसी है ISI, उसको ये इख्तियार जो है वो दे दिया। उसके बाद अगर हम बात करें, तो हमारे पास क्या है? UNDP जो सा है, आपको पता है ये भी आपका एक इदारा है, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसने पाकिस्तान के नया गुडविल एम्बेसडर बनाया है, न्यू गुडविल एम्बेसडर पाकिस्तान के लिए, न्यू गुडविल एम्बेसडर पाकिस्तान से। तो इसका नाम पूछा जा सकता है, ये हमारे एक्टर हैं बड़े फेमस, क्या नाम है उनका? फवाद खान। फवाद खान। तो फवाद खान को क्या बनाया है? फवाद खान को न्यू गुडविल एम्बेसडर बनाया है फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए नया गुडविल एम्बेसडर UNDP का कौन है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का फवाद खान। तो ये नाम जो सा ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। उसके बाद जो सा एक और रिपोर्ट नई आई है, एक नई रिपोर्ट आई है। आपको पता है कि आजकल क्लाइमेट चेंज की हर जगह मसले मसाइल चल रहे हैं। ठीक है, एक NGO है, नाम उसका नहीं इंपॉर्टेंट, उसने ये कहा है कि ये जो अभी मई का आपका महीना गुजरा है, मई का, उसके अंदर क्लाइमेट चेंज आपको पता है CO2 की वजह से हो रहा है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा आपकी बढ़ रही है, जिसकी वजह से गर्मी और ये सारी चीजें चल रही हैं क्लाइमेट चेंज की। तो CO2 की जो कंसंट्रेशन है मई के लेवल में, मई के महीने में, वो आज की दुनिया की तारीख में सबसे ज्यादा थी। और वो कितनी थी? वो थी आपकी 420 420 ppm। ppm एक कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को मेजर करने का क्या यूनिट है? ppm, पार्ट्स पर मिलियन 420 ppm। तो पार्ट्स पर 420 ppm थी CO2 की कंसंट्रेशन, हाईएस्ट अभी तक, हाईएस्ट दुनिया में, हाईएस्ट थी फुल। ठीक है, क्या है? हाईएस्ट थी बिल्कुल मई के महीने के अंदर। और ये इसके बारे में कहा क्या जाता है कि जो प्री इंडस्ट्रियल एरिया था सॉरी, कि जब अभी इंडस्ट्री बनना ही स्टार्ट नहीं हुई थी, क्या कहते हैं 14वीं-15वीं सदी की बात है, उससे डबल हो गई है ये 420 ppm। 420 ppm क्या हो गई है? उससे डबल हो गई है। उस जमाने में जब प्री इंडस्ट्रियल इरा था, उस वक्त कितनी थी? उस वक्त थी 210। उस वक्त 210 कार्बन की कंसंट्रेशन थी हमारी एनवायरनमेंट के अंदर, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। ये क्या है? प्री इंडस्ट्रियल की बात कर रहा हूं, जब इंडस्ट्रीज नहीं लगी थी। अब क्या हुआ है? मई के महीने के अंदर इंडस्ट्रियल इरा से डबल हो गई है, 420। तो ये पाकिस्तान के नहीं, पूरी दुनिया में, ये वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया की, वर्ल्ड वाइड। ये पूरी दुनिया में तारीख में पहली दफा ऐसे हुआ है कि जब इंडस्ट्रीज नहीं लगी थी, तो प्री इंडस्ट्रियल एरा से अगर हम देखें तो हमारी जो CO2 की कंसंट्रेशन है वो कितनी हो गई है? वो डबल हो गई है। तो ये हमारे लिए जो है काफी अलार्मिंग सिचुएशन। ठीक हो गया? उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ जरा थोड़ा सा हम आगे जाएं, तो यहाँ से हम थोड़ा सा आगे जाएं तो आपका जो सा है 4 जून आता है। 4 जून को एक एनिवर्सरी मनाई जाती है। 4 जून को एक एनिवर्सरी मनाई जाती है 1989 के मैसाकार के बारे में। क्या हुआ था 4 जून 1989 को? त्यामन जो सा है चाइना के अंदर एक स्क्वायर है, इसके बारे में वैसे भी पूछा जाता है, त्यामन स्क्वायर पूछा जाता है। त्यामन स्क्वायर कहाँ है? तो ये बीजिंग के अंदर है। ये कहाँ है आपका? ये आपका बीजिंग के अंदर है। यहाँ एक कत्लेआम हुआ था, प्रोटेस्ट हो रही थी 1989 में। तो उनकी जो फोर्सेस थी चाइना की, उन्होंने कत्लेआम किया था। तो जिसकी वजह से उसकी याद में ये त्यानामेन जो सा स्क्वायर मसाकार है, उसकी याद में 4 जून को जो सा हर दफा जो सा है वो दोबारा प्रोटेस्ट वगैरह या उनकी याद में ये दिन मनाया जाता है। तो ये पूछा जा सकता है आप लोगों से दोबारा, एक तरह से हिस्टोरिकल चीज है। और एक तो ये कहाँ है त्यानामेन स्क्वायर? तो ये आपका बीजिंग चाइना के अंदर जो सा है ये बात। ठीक हो गया? उसके बाद अगर हम बात करें तो 5 जून
आपको सबको पता है 5 जून क्या है? तो 5 जून जो सा है आपका क्या है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के तौर पे मनाया जाता है। और ये तो हम पहले भी देख चुके हैं कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? इसका थीम आपने याद रखना है। अभी देखा है ना, रिसेंटली मैंने आप लोगों को करवाया था टोक्यो ओलंपिक्स का थीम। तो अभी रिसेंट पेपर के अंदर दोबारा टोक्यो ओलंपिक्स का थीम पूछा गया था। तो थीम क्या है इसका? ओनली वन अर्थ। इसका थीम क्या है इस दफा? ओनली वन अर्थ। तो पूछा जा सकता है कि 2022 का जो अर्थ डे, इन्वायरमेंट डे था, इन्वायरमेंट डे का थीम क्या था? तो उसका थीम था ओनली वन अर्थ, सिर्फ एक ही जमीन। ठीक है, सिर्फ एक ही जमीन। तो ये आप लोगों ने इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है। उसके बाद बात करूं तो 6 से लेकर 10 जून तक एक समिट हुआ है। एक समिट हुआ है जिसे कहते हैं समिट ऑफ अमेरिकाज। समिट ऑफ अमेरिकाज। अमेरिकाज। समिट ऑफ अमेरिकाज का क्या है? आपको पता है 2 कॉन्टिनेंट है, एक नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो उन दोनों कॉन्टिनेंट के जो मुल्क हैं उनका क्या है? समिट हुआ है। उसमें उन्होंने आपस की चीजों का और सारी ये चीजें किस तरह से इकोनॉमी को चलाना है, हेल्थ वगैरह, इस चीजें पे डिस्कशंस वगैरह उनके आपस में गपशप लगी है। और ये कहाँ हुआ है? इंपॉर्टेंट है, लॉस एंजलस। लॉस एंजलस जो कि कैलिफोर्निया के अंदर है। कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया। ठीक है, यूएसए के अंदर हुआ है। कैलिफोर्निया ये यूएसए के अंदर ये हुआ है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? 2-3 मुल्क थे, मैं से बोल देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। क्यूबा है, वेनेजुएला है, और उसके बाद एक और है निकारागुआ। निकारागुआ, गोवा, सॉरी, निकारागुआ। ठीक है, निकारागुआ। निकारागुआ। निकारागुआ, क्यूबा और वेनेजुएला, इनको नहीं बुलाया गया। मैक्सिको को बुलाया गया था, मैक्सिको गया नहीं। ठीक है, लेकिन आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए बस यही इंपॉर्टेंट है, एक तो डेट इसकी, समिट ऑफ अमेरिका कहाँ हुआ है? यूएसए, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया के अंदर जो सा ये हुआ है। और वेनेजुएला वगैरह जैसे मैंने बताया उसको नहीं बुलाया गया। और वेनेजुएला को जब नहीं बुलाया गया तो उसने क्या किया? जो वेनेजुएला है आपका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा भी जाएगा। वेनेजुएला, वेनेजुएला जोन सा है उसका सदर जोन सा है वो ईरान पहुंच गया। वो कहां पहुंच गया? ईरान पहुंच गया। और ईरान जाकर उसने क्या की है? 20 ईयर कॉपरेशन, कोऑपरेशन डील किया एक। वेनेजुएला का जो सदर है उसका क्या नाम है? निकोलस मेडुरो। वो भी मैं ऊपर लिख देता हूं, निकोलस, निकोलस मेडुरो। ये कौन है? वेनेजुएला का सदर है। और ये अभी कहा गया है? ईरान। और ईरान जाकर इसने 20 साल की कंपनी कॉपरेशन की डील की है। 20 साल की क्या की है? कॉपरेशन की डील की है ईरान के साथ। तो ये सवाल भी पूछा जा सकता है, रिसेंटली ईरान के साथ किस मुल्क ने 20 साल की कॉपरेशन की डील की है? तो वो आपका वेनेजुएला है। और उसका सदर कौन है? निकोलस मेडुरो। और ईरान का सदर तो आप सबको पता ही होगा, रिसेंटली उनका इलेक्शन भी हुआ था और पीपीएससी ने भी बहुत दफा पूछा, इब्राहिम रईसी। ठीक है, तो इब्राहिम रईसी साहब जो से हैं वो ईरान के प्रेसिडेंट, और निकोलस मेडुरो साहब जो से हैं वो क्या है? वो आपके वेनेजुएला के प्रेसिडेंट। जी, आवाज आ रही है मेरी? जी, आवाज और तस्वीर दोनों आ रही है और चीजें भी समझ आ रही हैं। स्क्रीन आ जाएगी, अभी शो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं सबको? बता दो जरा एक दफा, अगर कोई सवाल है तो फिर यहाँ से आगे चले। अच्छा जी, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद कजाकिस्तान, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, उस वक्त कजाकिस्तान में वहाँ प्रोटेस्ट हो रही थी, वहाँ बड़ा एहतजाज भी हुआ था। ठीक है, वहाँ का जौन सा है वो नूर सुल्तान जौन सा है उसकी वजह से वहाँ का एक बड़ा
वो है डिक्टेटर पहले रहा है, तो जिसके नाम पे उनका कैपिटल भी है नूर सुल्तान। तो अभी कजाकिस्तान में क्या हुआ है, रेफरेंडम हुआ है। कजाकिस्तान में क्या हुआ है, रेफरेंड तो पूछे कि अभी रिसेंटली रेफरेंडम किस मुल्क में कराया गया है, कजाकिस्तान, जिसका कैपिटल क्या है, नूर सुल्तान, जहां रिसेंटली अभी क्या है, प्रोटेस्ट भी हुई थी। अभी क्या थी, प्रोटेस्ट भी हुई थी। तो वो क्या है, रेफरेंडम हुआ है कजाकिस्तान के अंदर, और किस उसकी रीजन क्या है, टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन पुरानी है, डिक्टेटर ने जो बनाई हुई है कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए उन्होंने रेफरेंडम करवाया है, कहां, इन कजाकिस्तान। तो ये पूछा जा सकता है कि रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करवाने के लिए कहां रेफरेंडम हेल्ड हुआ है, तो कजाकिस्तान के अंदर हुआ है। और अप्रोक्सीमेटली 80 मोर देन 80% लोगों ने कहा है कि जी भाईजान, हमें जो सा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट चाहिए, हमें क्या है, अमेंडमेंट जो सा है वो चाहिए। तो ये जो सा है कजाकिस्तान जो सा है इसने क्या किया है, इसके अंदर अभी रिसेंटली अमेंडमेंट हुई। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 6 जून को पाकिस्तान के अंदर, तो 8 मार्च को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई थी, तो 6 जून को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुई है किसके खिलाफ, बोरिस जॉनसन के खिलाफ, बोरिस जॉनसन। और बोरिस जॉनसन का आपको पहले भी हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, पार्टी गेट, इनके ऊपर पार्टी गेट भी बना था, पार्टीज कर रहे थे कोविड-19 के अंदर। तो बोरिस जॉनसन साहब जो हैं, ये यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, यूके के प्राइम मिनिस्टर, और कंजर्वेटिव पार्टी है इनकी जिनसे इनका ताल्लुक है। और कंजर्वेटिव पार्टी को क्या कहा जाता है, टोरी पार्टी, उनको टोरी पार्टी भी कहा जाता है। ये सवाल भी पहले भी पूछा गया है, तो आप लोगों इसको भी याद रखिएगा। जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसका क्या है, उसका दूसरा नाम क्या है, कंजर्वेटिव पार्टी का दूसरा नाम है टोरी पार्टी, और उससे बोरिस जॉनसन का ताल्लुक है। और इसके खिलाफ अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई है, जो कि इनके खिलाफ नाकाम हो गई। वो क्या हो गई है, नाकाम हो गई है। तो ये जौन सा, ये भी आप लोगों ने क्या है, याद रखना है। क्यूबा, वेनेजुएला और नकारागुआ, 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 ठीक है, कंट्रीज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है वो समिट के अंदर, ठीक है। तो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हमारे प्राइम मिनिस्टर के अलावा किसके खिलाफ आई है, बोरिस जॉनसन साहब के खिलाफ भी आई। उसके बाद एक और है जर्मन, जर्मन फॉरेन मिनिस्टर जोन सी है, उनका नाम आपने याद रखना है। वैसे तो इतने इंपॉर्टेंट ना होती, लेकिन वो पाकिस्तान आई हुई और फीमेल है, तो हमें जोन सा है उनका नाम जोन सा है वो याद रखना पड़ेगा। उनका नाम है अनालीना बेयरबॉक, एनालिना बेयरबॉक। एनालिना बेयरबॉक साहिबा जो ये फीमेल है, और ये पाकिस्तान के दौरे के ऊपर आई थी, और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से उनकी मुलाकात भी हुई। लेकिन फिर दूसरा इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जब पाकिस्तान आई तो इनको कोविड-19 हो गया, 2 दिन के लिए आई थी, तो 1 दिन में ही ये फिर वापस चली गई, या अपने आप को इन्होंने आइसोलेट कर लिया। तो इसकी वजह से भी ये न्यूज में रही, तो आपको इनका नाम आना चाहिए, एनालिना बेयरबॉक। ये क्या है, फीमेल जर्मन की फॉरेन मिनिस्टर है। और काफी ज्यादा कहा जा रहा है कि जो आज में भी पाकिस्तान ऑफिशियली अगर एफएटीएफ से बाहर आएगा, तो उसमें से इनका भी काफी ज्यादा रोल होगा, जर्मन का भी, जर्मन के जो फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आई थी। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक ये है न्यूज, ये जीके के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट पटवार खाना खुला है, बल्कि पटवार खाना से लिखो फर्स्ट, इसको किस तरह से लिखोगे, हाँ, फर्स्ट पटवार खाना फॉर वीमेन, फर्स्ट पटवार खाना फॉर वीमेन। और ये कहां खुला है, फैसलाबाद के अंदर, फैसलाबाद के अंदर। इसमें क्या है, विमेन के लिए है ये पटवार खाना, उनको जो मसले मसाइल जमीन के और जो पटवारियों का काम होता है, और आगे जो आपका स्टाफ मिलेगा वो भी सारा फीमेल वीमेन स्टाफ होगा, फीमेल स्टाफ है। और ये किसके लिए है, ये बना भी फीमेल्स के लिए है। तो ये जौन सा है, ये भी आप लोगों ने इसको याद रखना है कि, और बना कहां है, सबसे इंपॉर्टेंट फैसलाबाद। पहला ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट फीमेल पटवार खाना वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, तो वो कहां बना है, पाकिस्तान के अंदर, वो फैसलाबाद जोन सा वहां बना है। तो ये भी आपका एक जनरल नॉलेज का सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है। उसके बाद पाकिस्तान में जोन सा है, एक नए एडवाइजर आए हैं, अहद चीमा, पहले भी इनका नाम आप सुनते रहे हो, अहद चीमा। तो ये क्या है, एडवाइजर हैं, एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन, इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन क्या होता है, ये जो आपके ब्यूरोक्रेट्स के जो ट्रांसफर होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स ने कहाँ जाना है, ये क्या है, आपके एग्जीक्यूटिव्स के जितने फैसले लेने होते हैं, ये सारा एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन करता है। तो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के ऊपर जो सा है, ये क्या है, ये सारा जो सा है आपका एडवाइजर जो लगाया गया है प्राइम मिनिस्टर के लिए, वो किसको लगाया गया है, वो आहद चीमा साहब जो से हैं उनको लगाया गया है। ये पहले भी जब शहबाज शरीफ साहब पंजाब के अंदर थे, तो तब भी उनके साथ होते थे एलडीए के अंदर, और फिर इनको, इनके ऊपर मुकदमे भी चले, ये जेल में भी रहे। तो अब क्या है, इनको एडवाइजर लगाया गया है ऑन इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन। तो ये जौन सा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों ने क्या रखना है, इसको याद रखना है। उसके बाद 9 जून, इसको लिख लो, मे भी पूछा भी जा सकता है,
अभी मे भी पूछा भी जाए, मे भी ना पूछा जाए, लेकिन लिख लो 9 जून को, बस मैं जल्दी लिखवा देता हूँ। 9 जून को पाकिस्तान पीटीआई के एमएनए थे आमिर लियाकत, उनकी डेथ हुई है 9 जून को। आमिर लियाकत की डाइड, ठीक है, उनकी डेथ हुई है। और उनको अब्दुल्ला शाह गाजी कब्रिस्तान है, जो अब्दुल्ला शाह गाजी जो है वो कब्रिस्तान है कराची के अंदर, वहां जो है वो दफनाया गया है। तो ये आप लोग इसको याद रख सकते हो कि क्या थे, पीटीआई के एमएनए थे। और मुशर्रफ के दौर के अंदर जो है ये एक दफा वफाकी मजहबी अमूर भी रहे हैं डॉक्टर आमिर लियाकत, और डिफरेंट वो था। तो ये जो है इनकी डेट ऑफ डेथ अगर आपने याद रखनी है तो आप इनको क्या रख सकते हो कि 9 जून को, और अब्दुल्ला शाह गाजी कब्रिस्तान में इनको दफन किया गया। उसके बाद 9 जून को ही मैं लास्ट उसके अंदर आपको बता चुका हूं कि 9 जून को और क्या हुआ था एक वाकया। 9 जून को पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक सर्वे है, पाकिस्तान का क्या है, पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो भी पेश किया गया था, और उसको हम जो है वो क्या है, पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पाकिस्तान के इकोनॉमिक सर्वे को। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक अमेरिका का चैनल है, उसका नाम है CNN, सिटी न्यूज नेटवर्क। पाकिस्तान एग्जिट नहीं हुआ अभी, कोई भी अभी एग्जिट नहीं हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हम करंट अफेयर्स जून के बाकी करेंगे ना, तो तब मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। मैं पहले स्टार्ट में बता चुका हूं इसके बारे में। CNN क्या है, अमेरिका का ये चैनल है, सिटी न्यूज नेटवर्क। इसने क्या किया है, इसने पहली दफा, ये जो आप हर जगह सुनते हो ब्रेकिंग न्यूज, इसने क्या कहा है कि आज से हम ब्रेकिंग न्यूज यूज नहीं करेंगे, पहली दफा ब्रेकिंग न्यूज नहीं यूज करेंगे, इसको काट दो, और ब्रेकिंग न्यूज की जगह हम क्या यूज किया करेंगे, डेवलपिंग न्यूज। तो ये पहला न्यूज चैनल है जिसने ये कहा है कि आज के बाद हम कभी भी ब्रेकिंग न्यूज का वर्ड यूज नहीं करेंगे। हम कौन सा वर्ड यूज किया करेंगे, डेवलपिंग न्यूज। हम कौन सा यूज किया करेंगे, डेवलपिंग न्यूज का वर्ड जो है वो यूज किया करेंगे। तो ये भी फिर इसी हवाले से CNN के बारे में पूछा भी गया है कि CNN किसका चैनल है, तो इसको कहते हैं सिटी न्यूज नेटवर्क, और ये अमेरिका का जो सा चैनल है। वहां 2 ही चैनल चलते हैं ज्यादा, बाकी तो ज्यादा है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट एक CNN है, एक आपका फॉक्स न्यूज है, फॉक्स न्यूज। ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके इंडिया USA के चैनल है। इसको जियो समझ लो और इसको एयरवाइज समझ लो, जैसे पाकिस्तान का होता है, ठीक है, तो वहां भी यही मसला है। उसके बाद जो सा है रिसेंटली अभी बाकी 9 जून को एक और इंपॉर्टेंट भी हुई है। 9 जून को ज्वाइंट सेशन बुलाया गया था। अच्छा, ये मैं लास्ट टाइम आपको लिखवा चुका था कि जो 2 बिल थे, एक आपका इलेक्शन के अंदर तरमीम थी, दूसरा आपका नैब के अंदर तरमीम थी। वो क्या था, सेनेट में भी पास हो गया था और नेशनल असेंबली में भी पास हो गया था। लेकिन रूल क्या होता है, उसके बाद उसने जाना था सदर के पास, और सदर अगर साइन करने से इनकार कर दे तो फिर क्या होता है, वो बिल वापस भेजा जाता है। तो वो बिल वापस भेजा जाता है तो फिर उसको पास करवाने के लिए क्या करना पड़ता है, ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है। उसको क्या बुलाया जाता है, ज्वाइंट सेशन। ज्वाइंट सेशन में सेनेट और जो नेशनल असेंबली है उस दोनों को बुलाया जाता है। तो 9 जून को जब सदर ने इनकार कर दिया, तो 9 जून को फिर क्या है, ज्वाइंट सेशन बुलाया गया दोनों पार्लियामेंट का। तो उसमें वो जो इलेक्शन के रिफॉर्म्स थे, इलेक्शन बिल था आपका, और दूसरा आपका क्या है, नैब की अमेंडमेंट्स थी, उनको क्या किया गया, उनको पास किया गया इस 9 जून को ज्वाइंट सेशन के अंदर। तो ये पूछा जा सकता है कि इलेक्शन बिल की जो अमेंडमेंट्स हैं 2022 की, वो कब पास की गई, 9 जून को। और नैब अमेंडमेंट्स बिल जो है ये कब पास किया गया, ये भी 9 जून को पास किया गया। और कब, किस सेशन में पास किया गया, ज्वाइंट सेशन में। ये किस में पास किया गया है, ज्वाइंट सेशन के अंदर इसको पास किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, अनीता करीम, शायद आपने नाम सुना हो शायद ना सुना हो। तो इन्होंने, ये कौन है, एक तो इनका ताल्लुक है हुंजा से। इनका ताल्लुक कहां से है, हुंजा, हुंजा से इनका ताल्लुक है। और ये कौन है, पाकिस्तान की फर्स्ट फीमेल MMA फाइटर। इन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया की जौन सी एक MMA फाइटर है उनको हराया है। तो ये MMA, अब पूछा जा सकता है कि हु इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग, या हु इज द फर्स्ट फीमेल MMA फाइटर फ्रॉम पाकिस्तान। तो वो कौन है, अनीता करीम। ताल्लुक कहां से है, हुंजा से है, ठीक है। तो MMA का क्या मतलब होता है, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, ठीक है, मार्शल आर्ट्स होते हैं ना। तो ये आपकी जौन सी है, जैसे रेसलिंग होती है उसी से आगे एक है, जैसे बॉक्सिंग है, तो उसी टाइप की ये एक आपका होता है, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स कहते हैं MMA को। तो ये पाकिस्तान की पहली फीमेल MMA फाइटर हैं अनीता करीम, और रिसेंटली अभी कल परसों न्यूज में रही हैं। क्यों, क्योंकि इन्होंने ऑस्ट्रेलियन जौन सी उनको हरा के, तो अपना जौन सा है कोई इनाम वगैरह इन्होंने जीता, कोई टूर्नामेंट चल रहा था, तो उसका जौन सा है ये, तो इसलिए ये आपसे पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान की पहली फीमेल MMA फाइटर का नाम बताएं, क्या है, अनीता करीम। उनका क्या नाम है, अनीता करीम। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमें पता है फेसबुक की जो कंपनी है उसका क्या नाम है, मेटा। उसका क्या नाम है, मेटा। मेटा, फेसबुक ने अपना नाम चेंज करके क्या कर दिया हुआ है, मेटा कर दिया हुआ है, जो उनकी पेरेंट कंपनी है उसका। तो मेटा ने एक लॉन्च करनी है अपनी एकेडमी, उसका नाम उन्होंने रखा है मेटावर्स, मेटावर्स एकेडमी की है, सॉरी,
मेटावर्स एकेडमी। अब इस मेटावर्स एकेडमी के अंदर क्या सिखाया जाएगा? इसके अंदर सिखाया जाएगा कि एआई किस तरह आपने करना है, 3D के बारे में, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के बारे में चीजों को सिखाया जाएगा। ये जो मेटावर्स एकेडमी है, तो ये पूछा जाएगा कि मेटावर्स एकेडमी कहाँ खोली है ये मेटा ने, तो ये याद रखिएगा ये फ्रांस के अंदर खोली गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेटावर्स एकेडमी जो खुली है, जो कि मेटा, जो कि पेरेंट कंपनी है फेसबुक की, उसका भी रिसेंटली नाम जो चेंज हुआ है, तो उसने मेटावर्स एकेडमी कहाँ खोली है? उसने जो मेटावर्स एकेडमी अपनी अभी खोली है वो कहाँ खोली है? फ्रांस के अंदर। तो ये जो सा उन्होंने कहा हम 100 स्टूडेंट मुफ्त लेंगे और उनको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आपका 3D टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजों के ऊपर क्या है, हम उनको फुल ट्रेन करेंगे। तो 100 स्टूडेंट लेंगे और ये कहाँ ओपन हुई है? ये आपकी फ्रांस के अंदर जो सी है, ये मेटावर्स एकेडमी जो सी है, ये ओपन हुई। उसके बाद यहां से आगे चलें तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको पता है जंग चल रही है रशिया और यूक्रेन के अंदर, तो वहां मैकडोनल्ड आपको पता है अमेरिका का एक बड़ा बड़ा जंक फूड, ये जो आपका बर्गर शर्गर आप खाते हो तो उनका बड़ा ब्रांड है। तो जो आपका वहां था रूस के अंदर, तो मैकडोनल्ड का उन्होंने क्या किया, नाम चेंज कर दिया। मैकडोनल्ड का जो नाम चेंज किया है तो उसका नाम बड़ा अजीबो गरीब है। वो क्या कर दिया, मैकडोनल्ड का नाम अब रशिया के अंदर चेंज करके उसका रख दिया है कुस्नो टेक्टा, इस तरह का कोई नाम है, मैंने लिखा हुआ था, मैं उसके स्पेलिंग लिख देता हूँ। कुस्नो ई टोक्टा, टोक्चा पता नहीं क्या है, ये इस तरह के स्पेलिंग है, ये मैकडोनल्ड का नाम चेंज किया। तो ये आपसे मुझे नहीं लगता पूछा जाए शायद कभी जिंदगी में, लेकिन फिर भी ये न्यूज में क्योंकि बहुत ज्यादा रहा है। इसका इंग्लिश बताऊं का तर्जमा क्या है? इसका तर्जमा है डिलीशियस, डिलीशियस फुल स्टॉप। मैकडोनल्ड का ये नाम रख दिया है रशिया के अंदर। रशिया ने मैकडोनल्ड का नाम चेंज करके वहां क्या रख दिया है, डिलीशियस फुल स्टॉप, बस। उसको रशिया में इस तरह से लिखा जाता है। अब कोई रशियन या एक्सपर्ट हो तो वो इसको पढ़ लेगा, वो कुशनो टोक्टा ये पता नहीं क्या पढ़ा जाता है इसको, वट एवर जो भी है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास जो सा है आजकल, जो आपको पता है जंगलात में आग लगी हुई है। पहले शेरानी वहां लगी हुई थी जंगलात के अंदर, जो क्या कहते हैं आपका जोब रीजन के अंदर है बलोचिस्तान, वो आपको बताया था। इसी तरह आपकी माउंटेन्स हैं, उन्हें कहते हैं मार गजर, मार गजर माउंटेन्स। तो वहां आजकल आग लगी हुई है, और ये कहाँ है? ये जा सकता है सवात के अंदर, ये लाजमी पूछा जाता है इस तरह की चीजें। ठीक है, जैसे शेरानी डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा जाएगा तो क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि वो न्यूज में रहा वहां जंगलात में आग लगी और सारा फिर ईरान से जहाज आया बुझाने के लिए, ये सारी चीजें। तो इसी तरह केपी के अंदर जो है सवात के अंदर मार्गजर जो आपकी माउंटेन्स है वहां आग लगी हुई है। तो ये आपको याद होना चाहिए, अगर कभी पूछ ले कि मार्गजर माउंटेन्स कहाँ है, तो आपको ये पता हो कि केपी के अंदर सवात के अंदर है। उसके बाद जो सा है नॉर्थ कोरिया की तरफ चलें। नॉर्थ कोरिया आपको पता है, नॉर्थ कोरिया एक छोटा छोटा सा तो नहीं, एटॉमिक मुल्क है। तो नॉर्थ कोरिया ने पहली दफा फीमेल फॉरेन मिनिस्टर, फर्स्ट, उनकी पहली दफा जिंदगी में, उनकी तारीख में फीमेल मिनिस्टर आई हैं, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है चो, CHOE, चोए या चो जो भी है, सोन ही, SONHI। ये फर्स्ट उनकी फीमेल फॉरेन मिनिस्टर है, चोए सोन ही। चोए सोन ही ये कौन है? फर्स्ट फीमेल फॉरेन मिनिस्टर ऑफ नॉर्थ कोरिया। उससे पहले आज तक उनके मेल फॉरेन मिनिस्टर्स ही होते थे। तो ये क्या है? फर्स्ट फीमेल फॉरेन मिनिस्टर ऑफ, फर्स्ट फीमेल फॉरेन मिनिस्टर ऑफ नॉर्थ कोरिया, और उनका क्या नाम है? उनका नाम है चोई सोन ही। उसके बाद जो सा है, अगर हम बात करें तो फिर क्रिकेट की बात, ये पहले मेरे जेहन से निकल गई, तूबा हसन, तूबा हसन। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि बाबर आजम को प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला था ICC की तरफ से। तो तूबा हसन कौन है? पाकिस्तान की क्रिकेटर है, फीमेल, ठीक है, ये क्रिकेटर है। तो इनको आईसीसी की तरफ से, इनको आईसीसी की तरफ से क्रिकेटर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है, क्रिकेटर ऑफ द मंथ। और कौन से महीने का क्रिकेटर ऑफ द मंथ का? मई के महीने का। लास्ट टाइम किसको मिला था? बाबर आजम को मिला था। तो अब कौन है? क्योंकि पाकिस्तान श्रीलंका की टीम आई हुई थी फीमेल उनकी खेलने के लिए, ठीक है, फीमेल उनकी क्रिकेट की टीम आई हुई थी, तो उसके अंदर ये इन्होंने डेब्यू किया था, अपना पहला मैच खेल रही थी तूबा हसन। तो इनको जो सा इन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, जिसकी वजह से इनको आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द मंथ मई के महीने का इनको क्या है, अवार्ड मिला है कि बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द मंथ उसमें रही। तो ये भी आप लोगों को इसका याद रखना चाहिए। उसके बाद आपके पास 12 जून आता है। उसके बाद आपके पास 12 जून, ये डे के तौर पे आपने याद रखना है, ये आपका दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ये दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट जो सा ये दिन जो सा आपका मनाया जाता है, ठीक है।
तो इसका जो सा थीम था इंटरनेशनल डे इस दफा जो मनाया गया चाइल्ड लेबर के, इसका जो थीम इस दफा था, इसका थीम था, नीचे छोटा सा लिख देता हूं, इसका थीम क्या था, इसका थीम था यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। ये इसका थीम था, इतना बड़ा। शायद पूछा जाए शायद ना पूछा जाए, लेकिन हमारा फर्ज है जिस तरह पीपीएससी सवाल पूछ रहा है हमें अपने आप को प्रिपेयर करना। तो इसका थीम क्या था, यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर, ये इसका थीम था। और अभी 12 जून को जो सा है ये, वैसे आपका 1 मई को लेबर डे होता है, लेकिन चिल्ड्रन जो बच्चों से मजदूरी करवाई जाती है उसको एंड करने का डे जो सा है वो क्या होता है, वो आपका 12 जून जो सा है वो मनाया जाता है। इसके बाद अगर थोड़ा सा हम यहाँ से आगे चलें, इसके बाद अगर हम थोड़ा सा यहाँ से आगे चलें, यहाँ तक चीजें क्लियर है सबको? ठीक है जी, ठीक है। ये भी अभी रिसेंटली अभी की न्यूज है। इस स्कीम के बारे में पूछा जा सकता है, अग्निपथ, अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ स्कीम किसने इंट्रोड्यूस की है? इंडिया ने। अग्निपथ स्कीम किसने इंट्रोड्यूस किया है? इंडिया ने। किसके रिलेटेड है? उनकी आर्मी के रिलेटेड। और इसमें क्या है कि 4 सालों के लिए, 4 इयर्स के लिए सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाएगा। 4 सालों के लिए, मतलब 19 साल की उम्र में एक सोल्जर को रिक्रूट किया जाएगा, ठीक है, उसकी ट्रेनिंग शेनिंग करके, और उसके बाद 4 साल बाद उसको रिटायर किया कर दिया जाएगा ताकि पैसे बचाए जाएं। तो इसके ऊपर जो सा इंडिया के अंदर बहुत एहतजाज हो रहा है। अभी बिहार के अंदर कल परसों जो सा आपने देखा होगा, बिहार के अंदर क्या है, बिहार के अंदर जो सा है वो, उसमें क्या हुआ है, बिहार के अंदर, बिहार के अंदर उनकी जो रियासत है वहां ट्रेन वगैरह को आग भी लगाई गई, सब कुछ हुआ। तो जिसकी वजह से काफी एहतजाज हो रहा है कि ये क्या है, 4 साल के लिए आप हमें क्यों भर्ती कर रहे हैं, क्योंकि गुर्बत वहां भी है, लोगों में बेरोजगारी वगैरह ये सारी चीजें। तो अग्निपथ जो सा है वो स्कीम के बारे में पूछा जा सकता है। अच्छा जी। उसके बाद ये पूछा कि इंडिया और इंडिया की आर्मी के रिलेटेड है ये अग्निपथ स्कीम। यार अजीब है वैसे सिस्टम भी ना, क्या बंदा। आवाज आ रही है मेरी? मैम सही बताएं तो सही ना एक दफा, कि चल रहा है लेक्चर के नहीं चल रहा। बस ठीक है, चल रहा है, यूट्यूब पे चल रहा है। ऐसे ही आपने मुझे स्टॉप करवा दिया। चल रहा है यूट्यूब पे। ठीक है जी। अच्छा जी। अग्निपथ स्कीम के बारे में हो गया। अग्निपथ स्कीम के बारे में जौन सा है वो हो गया। उसके बाद अभी रिसेंटली एक आइलैंड है, हंस आइलैंड। हंस आइलैंड, हंस आइलैंड, ठीक है। तो ये हंस आइलैंड जौन सा है, ये 1.3 किलोमीटर स्क्वायर जौन सा है, एक आइलैंड है छोटा सा, ठीक है। हंस आइलैंड जौन सा है, ये क्या है, इसके बारे में एक तो याद रखिएगा, ये हंस लैंड आइलैंड, ये हंस लैंड कह रहा हूँ, सॉरी, हंस आइलैंड जौन सा ये है ग्रीनलैंड के ऊपर। ये कहाँ है? ग्रीनलैंड जौन सा है आपका वहां है। लेकिन
ग्रीनलैंड के अंदर जो सा है ये है ग्रीनलैंड के ऊपर, लेकिन वहां एक ऑटोनमस रीजन है, इसको कंट्रोल इसके ऊपर किसका है, जिसको डिस्प्यूट करते हैं वो है आपका डेनिश, जो आपका डेनमार्क है, आपका क्या है, डेनमार्क है ग्रीनलैंड के अंदर। लेकिन ग्रीनलैंड के अंदर जो एरिया है उसके ऊपर जो डिस्प्यूट है वो किसका है, वो है डेनमार्क कहता है ये हमारा है। लेकिन साथ किसका डिस्प्यूट है, साथ है कनाडा का। तो अगर ये पूछा जाए कि हंस आइलैंड जोन सा है ये किस किस के दरमियान डिस्प्यूटेड है, तो याद रखिएगा ये है ग्रीनलैंड के ऊपर, लेकिन डिस्प्यूटेड है डेनमार्क का और कनाडा के दरमियान ये डिस्प्यूटेड है। तो ये मसला क्या है, इसका मसला ये है कि दोनों के दरमियान डिस्प्यूटेड था, लेकिन अब ये हुआ है कि इन दोनों मुल्कों ने अपना ये डिस्प्यूट को सॉल्व कर लिया है कनाडा ने, और इन्होंने कहा है कि ये अगर आपका आइलैंड है तो हम इसको क्या करते हैं, दरमियान से आधा आपका आधा हमारा, ठीक है। तो ये अगर अभी रिसेंटली एक डेवलपमेंट हुई है कि इन्होंने डिस्प्यूट को सॉल्व किया है प्यार मोहब्बत से अच्छे बच्चों की तरह, तो इसके बारे में भी आप लोगों से क्या है पूछा जा सकता है कि हंस आइलैंड जोन सा ये किस किस के दरमियान डिस्प्यूटेड आइलैंड है, तो डेनमार्क के दरमियान और कनाडा के दरमियान, लेकिन बेसिकली है कहाँ, ग्रीनलैंड के ऊपर, ऑटोनमस रीजन। उसके बाद जोन सा है आजकल क्या कहते हैं आपके पास ये, वैसे ये मुझे करवानी तो अगले उसमें चाहिए, यहां तक जोन सा है वो मैं ये चाह रहा हूं कि इसको हम यहां तक खत्म करते हैं, फिर जोन सा है, बल्कि इसको लिख लो। एक आपका समिट होना है, मैं आगे जून में भी बता दूंगा, 28 से लेकर 30 तक नेटो का समिट होना है, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो सी है आपकी, तो इसका एक समिट होना है। उसके हवाले से एक न्यूज आई हुई थी कि जापान विल अटेंड नेटो समिट। उस नेटो समिट को अगले लेक्चर में मैं ये करवा दूंगा जब ये होगा, विल अटेंड नेटो समिट फर्स्ट टाइम, पहली दफा जिंदगी के अंदर नेटो जापान जोन सा है वो नेटो का समिट जोन सा है उसको अटेंड करेगा, जो कि 28 से लेकर 30 जून तक होने वाला है, ठीक है। ये अभी जब अगले महीने जब हम क्या कहते हैं जुलाई के 1 या 2 जुलाई को मिलेंगे दोबारा, तो उसके अंदर फिर मैं इसकी डिटेल दोबारा बता दूंगा। अभी सिर्फ क्योंकि ये न्यूज मैंने पढ़ी है तो मैंने कहा आप लोगों को ये लिखवा दूं कि जापान जोन सा है वो पहली दफा जोन सा इस नेटो के समिट के अंदर क्या है शिरकत करेगा। फिर एक अभी रिपोर्ट आई है रिसेंटली, आपको पता है कि फलस्तीन के अंदर किस तरह जुल्म होता है, तो उन्होंने ये रिपोर्ट के अंदर ये आया है कि 80% जो चिल्ड्रन हैं जो कि गजा के अंदर रहते हैं, ऑफ गजा, वो क्या है, वो 80% ऑफ चिल्ड्रन जो उनसे हैं वो क्या है, वो आपके डिप्रेशन के अंदर है, डिप्रेशन के अंदर। क्यों डिप्रेशन के अंदर मुब्तला है, कि गजा को ब्लॉकेड किया हुआ है। गजा जो उनसी एक स्ट्रिप है, नैरो स्ट्रिप, जिसको इसराइल ने क्या किया हुआ है, उसको गजा स्ट्रिप को ब्लॉकेड किया हुआ है। तो उसको कितने साल हो चुके हैं ब्लॉकेड को, 15 साल हो चुके हैं उस ब्लॉकेड को। और ये ब्लॉकेड कब स्टार्ट हुआ था, गजा ब्लॉकेड, इसके बारे में सवाल पूछा भी गया था। गजा ब्लॉकेड ये 2007 के अंदर, जून 2007 के अंदर गजा ब्लॉकेड स्टार्ट हुआ था। तो अब जो उनसे 15 साल हो चुके हैं, तो 15 साल के बाद एक रिपोर्ट एक एनजीओ ने शाया की है कि 15 साल के ब्लॉकेड का, जो वहां से चीजों को अंदर भी नहीं आने देते, बाहर भी नहीं जाने देते, बिल्कुल उनको इस फलस्तीन के जो गजा के अंदर रहते हैं उनको क्या किया हुआ है, बंद किया हुआ है। जब दिल करते हैं जिसको आने देते हैं, जब दिल करते हैं उनको रोक देते हैं। तो उसकी वजह से जो 80% चिल्ड्रन है वो क्या है, उनके अंदर डिप्रेशन आ गया, वो क्या है, डिप्रेशन के मरीज बन गए हैं। ये इसराइल की वजह से हुआ है, जो उन्होंने गजा के ऊपर ब्लॉकेड लगाया हुआ है, ठीक है। उसमें क्या है, ब्लॉकेड। ब्लॉकेड का क्या मतलब है, गजा जो सी स्ट्रिप है वो क्या है, उसको वो एक बिल्कुल ऐसे नैरो से स्ट्रिप है, ये नैरो से स्ट्रिप है, इसके सारे यहां जो सा है क्या है, इसराइल का कंट्रोल है। तो अब गजा के अंदर जिस चीज ने इंटर होना है या किसी ने बाहर आना है, वो क्या है, वो इसराइल ने उसको रोका हुआ है। उनकी मर्जी है वो किसी को बाहर आने दे, किसी को ना आने दे। अगर कोई चाहता है कि उसने बाकी जगह पे यरूशलेम जाना है, कहीं और जाना है, तो वो क्या करता है, उसको रोक देता है। जिसकी वजह से क्या है, 80% जो चिल्ड्रन है उनके अंदर डिप्रेशन जो है वो हो रहा है। तो ये गजा के ब्लॉकेड की वजह से, ये क्या है, गजा के ब्लॉकेड की वजह से, जो कि 2007 में हुआ था, इसराइल ने किया था गजा ब्लॉकेड, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद बस ये लास्ट एक चीज लिख लो, लास्ट एक चीज, उसके बाद आप लोगों की छुट्टी। वो ये है, एक तो आपकी जो ईयू है, ईयू यूरोपीय यूनियन, उसने एक एग्रीमेंट साइन किया है गैस का, किसके साथ, इजिप्ट के साथ और इसराइल के साथ, ठीक है। अब आपको पता है सबसे बड़ा इस दुनिया का गैस प्रोड्यूसर कौन सा है, रशिया है। रशिया में क्या चल रही है, जंग चल रही है, और सारी दुनिया अपना तेल कहां से, वो गैस कहां से ले रही है, रशिया से। लेकिन रशिया के साथ क्योंकि अब मसले चल रहे हैं तो ईयू नहीं खरीद सकता, तो ये क्या है, उन्होंने मुआहिदा किसका किया है, गैस एग्रीमेंट, कि हम गैस खरीदेंगे किससे, इसराइल से और इजिप्ट से। तो ये अभी ईयू ने रिसेंटली जो सा ये मुआहिदा किया है, तो इसके बारे में भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है। ये क्या किया है, और इसको क्या कहते हैं, ट्राई पार्टी एग्रीमेंट। 3 पार्टीज जब आपस में एग्रीमेंट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ट्राई पार्टी एग्रीमेंट।
2 पार्टीज करते हैं तो वो बायलैटरल एग्रीमेंट होता है, 3 पार्टीज करें तो उसको क्या कहते हैं, ट्राई पार्टी एग्रीमेंट। तो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हुआ किसके दरमियान, ईयू के दरमियान, इजिप्ट के दरमियान और इसराइल के दरमियान कि हम क्या करेंगे, ये जो ईयू जोन सा है वो गैस खरीदेगा कहां से, इसराइल से और इजिप्ट से गैस खरीदे। उसके बाद लास्ट चीज, उसके बाद आप लोगों की छुट्टी, और वो ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जोन से हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो कहाँ गए हुए थे, ईरान गए हुए थे, वो ईरान गए हुए थे। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हालांकि मैं पहले लिखवा चुका हूं लेकिन आप लोगों का रिपीट हो जाएगा, बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो किसी को पता है फॉरेन मिनिस्टर ईरान का कौन है? किसी को पता है फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान कौन है? नहीं, ये पुराना है नवीद, ये जो सा है पुराना, मैंने नया आप लोगों को लिखवाया हुआ है पहले। हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान, हुसैन आमिर अब्दुल अब्दुल्लाहियान, हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान। हाँ बिल्कुल, हुसैन, हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान, ठीक है, हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान, ठीक है। ये जौन सा है फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान है, जिससे अभी बिलावल भुट्टो जरदारी की क्या है मुलाकात हुई। तो ये आपके इवेंट्स थे 15-16 जून तक। इससे आगे के इवेंट्स भी कुछ हैं लेकिन वो अभी स्किप कर रहा हूँ, 1 घंटा हो गया। बाकी फिर जौन से हैं जो जून के आगे इवेंट्स होंगे वो हम जुलाई, 1 जुलाई या 2 जुलाई को हम क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ठीक हो गया, यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी का कोई मसला मसाइल हो, किसी का कोई सवाल जवाब हो तो वो आप लोग क्या है पूछ सकते हैं। इस नॉलेज का सोर्स आपका अल जजीरा, आपका डॉन, आपका एक्सप्रेस ट्रिब्यून, आपका बीबीसी, आपका दी न्यूज, डॉन, रियूटर्स और बीबीसी और इंडिपेंडेंट उर्दू, ये 7-8 सोर्सेज हैं जिनसे मैं ये चीज़ें, आपका डाटा जो से आप लोगों के लिए इकट्ठा करता हूँ। ठीक हो गया? क्लियर है सबको सारी चीज़ें? कोई सवाल, कोई जवाब हो? ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह। अच्छा, आप लोगों का जो फ्री एमसीक्यूज वाला सेशन है उसका जो फर्स्ट 3 दिन मैम ने आपको बता भी दिया होगा। फर्स्ट जो आपके मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वो अब मैं आपको लेक्चर दिया करूंगा, और उसके बाद जौन सा है बाकी लेक्चर्स जौन से हैं वो कुछ मैम आपको दिया करेंगे, ठीक है। और संडे को फिर आपका टेस्ट हो जाया करेगा। और करंट अफेयर्स के लेक्चर अगर बाकी भी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे तो वो बाकी लेक्चर्स यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं, और हर 15 दिन बाद जौन सा है वो अप्रोक्सीमेटली आपका लेक्चर हो जाता है। तो वो जौन सा है अब आपका ये 1 जुलाई या 2 जुलाई को आपका ये करंट अफेयर्स का लेक्चर होगा। इससे पहले जो आप लोग कुछ चीजें पूछ रहे थे वो बजट वाला लेक्चर अपलोड है ऑलरेडी, ये लास्ट 2-3 दिन पहले हुआ था। तो उसको अगर किसी को कोई और कंफ्यूजन है बजट के रिलेटेड तो वो उस लेक्चर को देख सकता है। ठीक है जी। FATF जो सा है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है आपकी, वैसे आगे बता दूंगा दोबारा, लेकिन ब्रीफली इसका ये फंक्शन होता है, इसने मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है। 2 फंक्शन है इसके, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकती है, इलीगली पैसा ट्रांसफर को जो करते हैं, और दूसरा टेरर फाइनेंसिंग को रोकती है, जो दहशतगर्दी को लोग सपोर्ट करते हैं। फाइनेंसिंग होती है टेरर फाइनेंसिंग, इसके 2 ही काम है, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग, बस इन दोनों चीजों को रोकना इसका काम है। हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, हम खरीद नहीं सकते रशिया से, हमारे रिफाइनरीज उनको रिफाइन नहीं कर सकती इतनी जल्दी। पाकिस्तान के पास एक तो पैसा नहीं है कि जो उनको पे करे, और उनकी जो करेंसी है रूबल उसके अंदर पे करेगा तो पाकिस्तान को, वो पाकिस्तान से कुछ खरीदना पड़ेगा उनको, तो ये बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं।
पूरा रूट है बहुत लंबा जहां से आपको चीजें लानी पड़ेंगी। यहाँ से आप यूएई, सऊदी अरेबिया से आप आसानी से ऑयल ले आते हो। वहां से रशिया से अगर आप लेने जाओगे तो आपका पूरा चक्कर, एक आपका कोई मैकेनिज्म नहीं है, आपने आज तक रशिया से तेल खरीदा नहीं है, तो आपको एक पूरा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। ये इस तरह से नहीं होता कि आप किसी भी इम्तियाज मॉल पे जाते हो या किसी दुकान पे जाते हो, कहते हो भाई 1.5 किलो चीनी दे दो। तो ये नहीं है कि आप मार्केट में जाते हो कहते हो भाई मुझे 1.5 जोन सा है इतने बैरल तेल चाहिए। तो ये इतनी कोई आसान चीजें नहीं है। रेटरिक एक डिफरेंट चीज है, लेकिन रियलिटी जोन सी है वो डिफरेंट है। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर अब जुलाई में जुलाई करंट अफेयर्स जो इसके रह गए वो जुलाई में मुलाकात होगी, तो आपके साथ लिंक वगैरह शेयर हो जाएगा। तो अपना ख्याल रखो और दुआओं में याद रखो। अल्लाह हाफिज। रब रखा।